हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। मैं हूं अभय गुप्ता। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स इन डेप्थ, और ये करंट अफेयर होंगे 26 फरवरी 2021 के, जिनको बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है। और इसकी थीम आपको पता है, मैंने रखी हुई है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और आज हमारा पहला टॉपिक है कृषि के लिए अलग से बजट। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से कृषि का मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा है। तो ऐसे में हाल में ही राजस्थान सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह अगले साल से कृषि के लिए एक अलग से बजट लेकर आएंगे। जिस प्रकार पहले रेलवे के लिए अलग बजट होता था, उसी प्रकार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। यह आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। इसके साथ साथ इस बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना इन्होंने लॉन्च की है। क्या है वो योजना, मैं आपको बता देता हूं। इस बजट में राज्य के नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम की घोषणा की गई है। यानी कि जिस तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का बीमा की सुविधा दी गई है, उसी तरह राजस्थान सरकार के द्वारा अपने नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम की घोषणा की गई है, जिसके तहत राज्य के नागरिकों को कितने 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा प्रदान किया जाएगा। यानी कि वो 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका निजी अस्पताल हो वहां पर। तो ये आपको याद रखना है। कृषि के लिए अलग बजट किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया है, किया जाएगा अगले उससे। और आपको याद रखना है राजस्थान के बारे में, राजस्थान की राजधानी आप जानते हैं जयपुर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी अशोक गहलोत हैं। ये भी आपको दिमाग में बात रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कटआउट है, राजस्थान टू इंट्रोड्यूस सेपरेट एग्रीकल्चर बजट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है खबरों में अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि द न्यूज शेड्यूल कास्ट कमीशन। शेड्यूल कास्ट कमीशन काफी ज्यादा खबरों में है, जानने की कोशिश करेंगे क्यों। सबसे पहले हाल में ही विजय सापला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि विजय सापला जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है इस आयोग का। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है। दूसरी बात, इसी के साथ अंजुवाला को उपाध्यक्ष तथा सुभाष रामनाथ पार्थी को इसका सदस्य बनाया गया है, यानी कि अंजुवाला इसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी है और सुभाष रामनाथ पार्थी इसके मेंबर बने हैं। ये आपको याद रखना है यहां पे। ये तो हो गई बात इसके बारे में। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं शेड्यूल कास्ट है क्या, कब फॉर्म किया था, इनके बारे में। देखो, शेड्यूल कास्ट को फॉर्म किया गया था 19 फरवरी 2004 में, यानी कि आज से 17 साल पहले इसको किया गया था। प्रोसीडिंग कमीशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये पहली शुरुआत में दोनों एक ही होते थे। और जुडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसके मिनिस्टर कौन है? तो अभी थावरचंद गहलोत जी इसके मिनिस्टर हैं, जो राज्यसभा के भी नेता हैं। ये आपको याद रख लेना है। थावरचंद गहलोत इसके क्या है? मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके हाथ में है। और कमीशन हाल में ही विजय सापला जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, मैंने यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा चेयरमैन इसके हैं अरुण हैदर, इसके अलावा वाइस चेयरमैन अंजुवाला हैं, मेंबर हैं सुभाष पार्थी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये तो हो गई बात इसकी। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझनी है। ये देखिए विजय सापला जी हैं, ये इनको हाल में ही अध्यक्ष बनाया गया है। चलते हैं आगे। अब अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक आयोग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये संवैधानिक संस्था है, यानी कि अनुच्छेद 338 में इसका क्या किया गया? उल्लेख किया गया। ये आपको याद रख लेना है यहां पे। अब ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है कि जो हमारे यहां पर एससी जातियां हैं, उनके शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास में काम करता है, ताकि उन्हें शोषण से बचाया जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए ये काम करता है ये आयोग। ये आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख किया गया है। और वहीं पर एक और आयोग है जिसमें का नाम है 338A, जिसमें किसके लिए? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है लोअर भवानी प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खबरों में रहा लोअर भवानी प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में इस नहर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, यानी कि इसकी शुरुआत तमिलनाडु में की गई है। और वो कौन सी उस पर की गई है? तो आपको याद रखना है, तमिलनाडु में भवानी रिवर है, वहां पर इस लोअर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अब इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि भूमि के लिए जल उपलब्ध कराना। ये तो जाहिर सी बात है, नहर है तो जल तो होगा ही इसका। इस नहर को पानी भवानी सागर बांध से मिलेगा। तो ये यहां पे बताने की कोशिश की है कि कृषि को मजबूत करने के लिए, कृषि सिंचाई को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसको पानी कहां से मिलेगा? तो भवानी सागर से। तो देख लेते हैं कुछ बातें यहां पे। देखिए,
यहाँ पे भवानी सागर डैम के बारे में मैंने बताया है, ये बनाया है तो इतना बड़ा है, तो ये सारी चीजें इसको ऑपरेट करती है तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। वेन्यू ऑपरेटर दोनों ही उन्हीं के हाथों में है, और ये भवानी रिवर पर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पे याद रखिएगा। और कहां पर है? तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैप में देख लीजिए, ये रही भवानी रिवर, जहां पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, यहीं पर ये जो साइन दिख रहा है यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का आपका मैप है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में होशंगाबाद। अब खबरों में क्यों है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़े होंगे। होशंगाबाद इन एमपी टू बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम, यानी कि होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है, वहां के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ये तो चलो इसकी बात होगी। फिर क्यों न्यूज में है? इसके अलावा ये न्यूज में इसलिए है कि यहां पर कृषि अवशेषों की सहायता से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। यानी कि पहले कृषि अवशेषों से कोयला बनाया जाएगा और कोयला बनाकर फिर उसका बिजली उत्पादन किया जाएगा। और ये देश में पहला है कि कृषि अवशेषों की सहायता से कोयले का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद बिजली बनाई जाएगी। तो ये पहल की है मतलब नर्मदापुरम के अंदर ये पहल शुरू की गई है एमपी सरकार के द्वारा। तो ये आपको याद रख लेना। देखिए यहाँ पे, अलोंग विद दिस अ प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। तो जो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज हैं उनकी हेल्प से यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो रेसिड्यूज है उसकी हेल्प से कोयला बनाया जाएगा और फिर इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। एमपी के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर एक दो बात बता देता हूं। जैसे इसकी राजधानी आप जानते हैं भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और आनंदीबेन पटेल जी को अतिरिक्त कार्यभार मिला है एज राज्यपाल। तो ये भी आपको याद रख लेना है इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है प्रवासी मजदूरों के लिए नई राष्ट्रीय नीति। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मैं कह रहा हूं कि यहां से आपको सवाल सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस, इसके अलावा और अलग एरिया में भी मिलेगा, और हो सकता है कि यहां का सवाल एक मेंस में भी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, है क्या है? तो है क्या ये? प्रवासी मजदूरों के लिए नई राष्ट्रीय नीति। ध्यान से सुनिए। हाल ही में सरकार की ओर से नीति आयोग ने घोषणा किया कि वह प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों को रखने के लिए एक नीति का निर्माण करेंगे। यानी कि इस नीति का निर्माण सरकार की तरफ से नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। यह आपके दिमाग में सबसे पहली बात रहनी चाहिए कि इसका निर्माण कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। अब क्वेश्चन उठता है, इसके उद्देश्य क्या है? अगर ये व्यवस्थित रूप से नीति लागू हो जाती है तो हमारे देश में प्रवासी मजदूरों की हालत में बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या बदलाव आने वाले हैं। देखिए, इस नीति में प्रवासी मजदूरों के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जैसे शिक्षा की व्यवस्था। अगर एक राज्य का प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में जाता है तो उस राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर उन्हें शिक्षा की व्यवस्था दी जाए, और इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री भी हेल्प करेगी। आवास की सुविधा, आवास मिलना चाहिए उन्हें, क्वार्टर मिलने चाहिए ताकि वो व्यवस्थित रूप से रह सकें, वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने पर मजबूर ना हो, ऐसी सुविधा की गई है। कानूनी अधिकार की सुरक्षा, कानूनी अधिकार की जिम्मेदारी दी गई है नालसा को। नालसा इसकी देखरेख करेगी कानून मंत्रालय की देखरेख में। तो ओवरऑल कहा जाए तो प्रवासी मजदूरों की जीवन रेखा को सुधारने के लिए ये नीति लाई जा रही है। अब जैसे ये पास हो जाएगी, अपने आप में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा मजदूरों की कंडीशन में। तो देखते हैं आगे सरकार इसको किस तरह लागू करती है, किस तरह इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी, जो हमारे शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री हरदीप पुरी जी, इसके अलावा जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री का भी अतिरिक्त कार्यभार मिला हुआ है, तो उनके द्वारा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। यानी कि इनके द्वारा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। अब क्वेश्चन उठता है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य आपको पता ही है, डिजिटल ढांचे को मजबूत करना। डिजिटल ढांचे को शहरों में मजबूत करना ताकि शहर के सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इसलिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की शुरुआत हमारे शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप पुरी जी और कानून व इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ये आपको याद रख लेना। यहाँ पे देखिए, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च, ये मैंने यहाँ पे द हिंदू का कटआउट लगाया हुआ है, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक चीज और है यहाँ पे है इंपोर्टेंट, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या करेंगे। ये यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने पर फोकस किया जाएगा, जिससे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो सके। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये रविशंकर प्रसाद और ये हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल टेबल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। छोटी खबर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। हाल ही में एक बार फिर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये 4 साल तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे। दुष्यंत चौटाला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इसी के साथ अरुण बनर्जी को इसका सचिव, महासचिव चुना गया। तो यही छोटी सी बात है कि दुष्यंत चौटाला इसके अध्यक्ष बने हैं।
ठीक है। और अरुण बनर्जी कौन बने, इसके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। तो ये आपको याद रख लेना है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टेबल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, टेबल टेनिस का देखने का नेशनल है। ठीक है, इसमें टोटल 32 स्टेट और यूटीज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, TFI से इसको वो मिला, वो है। इसके बाद ये बना कब था, ये इंपॉर्टेंट है। ये बना था 1926 में, आज से 95 साल पहले, यानी कि अंग्रेजों ने इसको बनाया था। ठीक है, एफिलिएशन इसको मिला हुआ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के थ्रू। और ये कब मिल गया था, तो 1926 में ही मिल गया था। काफी अच्छा है। एशियन टेबल टेनिस यूनियन, ये मतलब काफी अच्छा है। और इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेगा नागलोई। ठीक है, नागलोई के अंदर, कहां पे, तो न्यू दिल्ली के अंदर। और प्रेसिडेंट अभी मैंने बताया कौन है, दुष्यंत चौटाला जी इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है घुड़सवारी टेंट पेंगिंग वर्ल्ड कप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी छोटे एग्जाम में, SSC, बैंक, UPPSC, MPPS, तो इसमें पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, घुड़सवारी टेंट पेंगिंग वर्ल्ड कप क्या है ये। इस साल इस कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है। अपने आप में बड़ी बात है, इस कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है। और जो टीम यहां से क्वालिफाई करेंगी वो फिर जाके खेलेंगी इस वर्ल्ड कप के, कहां पर, 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे चला समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, और कहां किया जाएगा, 11 से 14 मार्च के बीच में इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। यानी कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और जो टीमें जीत के आएंगी वो 2023 में इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में होगा, ये भी याद रखना है। और फिर वो टीमें वहां पे जाके खेलेंगी। तो ये आपको पता रखना है घुड़सवारी टेंट पेंगिंग वर्ल्ड कप के बारे में। यहां पे देखिए ये लगा हुआ है, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड्स फॉर इक्वेस्टेरियन टेंट पेंगिंग फ्रॉम March 11 टू। और कहां पे खेला जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया है। कुछ इस तरह का होता है, देख सकते हैं। चलते हैं आगे। अकेले लोगों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लोनली पीपल। ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एशिया में पहली बार जापान अकेले लोगों का मंत्रालय बनाया जा रहा है। देखो हुआ क्या था, कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, बहुत सारे लोग अकेलेपन में चले गए। तो उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए जापान के द्वारा इस मंत्रालय का निर्माण किया गया। और सबसे बड़ी बात, जापान में डेथ रेट भी काफी ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। अब ये मंत्रालय क्या काम करेगा, इस मंत्रालय का काम अकेलेपन से परेशान लोगों की मदद करना है। यानी कि वो लोग, द वर्क ऑफ दिस मिनिस्ट्री टू हेल्प द लोनली पीपल आउट ऑफ लोनलीनेस, यानी कि ऐसे लोगों को जो लोग परेशान हैं उनके अकेलेपन से निकालने का ये काम करेगा। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ लोनली पीपल। ठीक है, और कहां का है ये, जापान का। तो जापान अपॉइंट्स, ध्यान से देखिए यहाँ पे, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से क्या है, जापान अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस टू हेल्प पीपल होम अलोन, जो घर में अकेले रहते हैं उनकी मदद की जाएगी। राइज टू द सुसाइडल पुश सुगा टू टैकल इश्यूज एज मेजर कोविड, वही चैलेंज जो यहाँ वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं सुगा जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब ये है छोटी मगर जरूरी खबरें, छोटी हैं लेकिन जरूरी हैं। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जू यानी कि चिड़ियाघर कहां बनाया जाएगा, तो रिलायंस परिवार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाएंगे गुजरात के अंदर। तो रिलायंस इज गोइंग टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट जू इन गुजरात, ये बताया गया है। दूसरा, नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, इस कार्ड को ICICI के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और कहां पर, चेन्नई है तो समझ जाएंगे आप, इसको तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। और ये अपने आप में खास क्यों है, देखो जिस तरह रुपे कार्ड होता है सभी सुविधाएं हम ले सकते हैं, उसी तरह इस कार्ड से भी सभी सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन इससे तमिलनाडु में रहने वाले लोग टैक्स और वो अन्य प्रकार की सुविधाएं भी वहां से उठा सकते हैं। उसके बाद कोआला, छोटा सा है, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी। अब छपी थी तो मैंने सोचा इसको कवर भी किया जाए, हो सकता है एग्जामिनर का यहाँ पे ध्यान चला गया तो क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। कोआला जी बहुत क्यूट से दिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आज मैं बोल रहा हूं कि आप इसको गूगल करिएगा, देखिएगा। या मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला मर्सूपियल्स है। अब ये मर्सूपियल का मतलब क्या होता है, देखिए इनका जो बेबी पैदा होता है तो वो पूरा डेवलप नहीं होता, तो पेट के सामने एक थैली बनी होती है, जिस तरह आपने कंगारू में देखी होगी। ठीक है, कंगारू की थैली होती है जिसमें मां अपने बेबी को रखती है, उसी तरह ये भी मर्सूपियल है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, मर्सूपियल है। और ICUN की लिस्ट में ये वल्नरेबल है। ठीक है, ये भी पता रखना है आपको ICUN के बारे में। तो ये सारी बातें हो गई। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। आप लोग इसका प्लीज आंसर दें, कमेंट में आंसर दें, ताकि आपको पता तो लगे कि आपने जो पढ़ा क्या आपको वो टॉपिक याद है। तो ये आपको याद रखना है। क्या है, खबरों में रहा ग्रीन पास क्या है, ग्रीन पीस नहीं पूछा है, पास पूछा है। तो ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन पास क्या है, इंग्लिश में भी व्हाट इज ग्रीन पास। ठीक है, इन द न्यूज क्या है, भारत सरकार की का कोई हरित प्रोग्राम है, ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने की कोई पहल है, इजराइल सरकार के नागरिकों को कोविड-19 पहचान पास है, या इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको आंसर लगता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि आपको भी पता लगे। और एक बार आप अगर इसे टाइप कर देते हैं तो आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा कि हाँ ये हमने वहां पे किया था, एग्जाम अफेयर्स में हमने टाइप किया था। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसी के साथ
हम यहाँ पे अपनी बात को खत्म करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरी ये पहल पसंद आ रही है तो इस चैनल को आपको जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर, जिससे कि ये प्रमोट हो, बढ़े आगे और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूं। इसके अलावा मुझे 2 चीजें और बतानी है आपको। पहली, आज एक मैं लाइव वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं दिखूंगा आपको। उसमें 2 बातें होंगी। एक यूपीपीसीएस के बारे में कि सबसे मेन जो कड़ी होती है प्रीलिम्स, हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स, उस पर हम बात करेंगे। उसमें मैं मटेरियल बताऊंगा और मैं कुछ मटेरियल आपको दूंगा जो कि बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, जिसको आपको बस एग्जाम से 1 महीने पहले या जो भी आपको टाइम मिले फटाफट से रिवाइज करो और 2-3 बार पढ़ो और खत्म करो। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा यूपीएसआई की अभी आपको पता है लगभग 9000 वैकेंसी आई है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, तो उस पर भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन वो वीडियो शाम तक आएगा। ठीक है, तो अच्छी चर्चा होगी हमारी। अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही तब तक किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।